प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके साथ हूं और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, यानी कि पर्यटकों की नज़र में भारत। और इसको लिखा है पर्ल एस बक। पर्ल एस बक जो कि भारत आती हैं एक पर्यटक बनकर, एक यात्री बन करके, और फिर वो भारत में क्या देखती है उसका वर्णन वो यहाँ पे कर रही हैं। तो पहले हम बात करते हैं हमेशा की तरह लेखिका के बारे में। और ये लेसन जो है 12th स्टैंडर्ड रेनबो सेकेंड से है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 12वीं के छात्र हैं उनके लिए ये है। और इससे पहले के सभी प्रोज और पोएट्री सेक्शन आपको लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है। तो अगर आपने उसको अब तक नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ हिंदी और इंग्लिश से जुड़े हुए सभी वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पर्ल एस बक की, जिनका पूरा नाम था पर्ल सीडेन स्ट्रीकर बक। पर्ल सीडेन स्ट्रीकर बक, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 26 जून 1892, यानी कि जून 26, 1892 को हुआ था। और इनकी डेथ जो हुई थी वो मार्च 6, 1973, 6 मार्च 1973, ये इनके जन्म तिथि। और मृत्यु की बात हो गई 26 जून 1892 को जन्म, और मार्च 6 यानी 6 मार्च 1973 को इनकी डेथ हुई थी। चाइना में ये अलग नाम से लिखा करती थी। इनका चाइना में नाम था जहन जहू, साई जहन जहू, जहन जहू, साई जहन जहू, ठीक है। तो ये इनका चाइना में एक अलग नाम था। ये एक अमेरिकी ऑथर थी, अमेरिकी राइटर थी, नोबलिस्ट थी। और इन्होंने 1934 से पहले ज़ेनजियांग, जो चीन का एक शहर है, वहाँ अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी इन्होंने बिताई। 1934 से पहले का इनका ज़्यादातर समय चाइना की एक जगह ज़ेनजियांग में व्यतीत हुई। अगर जाहिर सी बात है कि शुरुआती जीवन जब इन्होंने चाइना में बिताई तो इनकी पढ़ाई लिखाई भी चाइना की यूनिवर्सिटी से ही हुई। और इनको यात्रा वृत्तांत यानी अपने अनुभव किसी जगह यात्रा के रूप में ट्रैवल इसको लिखने की आदत थी, यानी किसी जगह जाना तो उसके विषय में लिखना। इन्होंने बहुत सारे देश की यात्रा की। ट्रैवल क्यों इन्होंने काफ़ी संख्या में लिखे हैं, और उसी में से एक यात्रा वृत्तांत ही ये है जिसको हम लोग भी पढ़ रहे हैं, जो भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने लिखी होंगी। 1938 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया 1938 में। और ये फर्स्ट अमेरिकन लेडी थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उनकी नोवेल द गॉड अर्थ जो 1931 में आई थी, और 1932 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे अधिक बिकने वाली वो पुस्तक थी द गॉड अर्थ, जो 1931 में आई थी। और 1932 में यानी कि 1932 में वो अमेरिका की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक थी, बेस्ट सेलर बुक थी। 1932 में ही इनको पुलित्ज़र प्राइज़ से सम्मानित किया गया। इनको पुलित्ज़र अवार्ड दिया गया सन 1932 में। और सन 1935 में ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लौट आई, और प्रोफेशनली इन्होंने लिखना जारी रखा। और वह बहुत सारे जो महिला और अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों के लिए लड़ने लगी, काम करने लगी। एक सोशलिस्ट के रूप में ये वहाँ जुड़ गई। चाइना की जो संस्कृतियाँ थी, जो वहाँ के कल्चर थे और जो एशियाई कल्चर थे, इस दोनों के बारे में इन्होंने बहुत ही वाइडली लिखा है, बहुत ही व्यापक रूप से इन्होंने लिखा है, जिसके लिए इनकी एक पहचान मानी जाती है, ठीक है। और अगर देखिए तो उनकी कुछ प्रमुख रचना, द गॉड्स अर्थ तो आप पहले ही देख चुके हैं, जो 1931 में आई थी। कम माई बिलव्ड, माई सेवरल वर्ड्स, ये दोनों 1931 में थी। कम माई बिलव्ड और माई सेवरल वर्ड्स ये आई थी। और हम अभी जो देख रहे हैं द प्रेजेंट वर्क इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ड से ही लिया गया है।
तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज जो है माई सेवरल वर्ड्स नामक बुक से लिया गया है, जो सन 1931 में आई है। और ये पूरी बुक के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि यह एक यात्रा वृत्तांत है। और इस यात्रा वृत्तांत में अब हमने भारत को जब भी देखा है तो अपने नज़रिए से देखा है, अब किसी और के नज़रिए से जब हम भारत को देखते हैं तो कैसा दिखता है भारत, आइए हम इस पे बात करते हैं। यानी लेखिका जब एक यात्री बनकर के भारत आती है तो उनको भारत कैसा दिख रहा है, इस पे चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ से हम लोग शुरुआत करते हैं। इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ। कहती हैं कि भारत हमेशा मेरे जीवन की पृष्ठभूमि का एक हिस्सा रहा है, मेरे बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ रहा है, भारत से मैं जुड़ी रही हूँ। बट आई हैड नेवर सीन इट, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा। होल एंड फॉर माई सेल्फ अनटिल नाउ, यानी कि लेकिन मैंने अब तक इसे पूरी तरह नहीं देखा है, नहीं देखी थी मैंने इसको अब तक। जिस समय लिख रही हैं उस समय की ये बात कर रही हैं कि मैंने अब तक इसको पूरी तरह से नहीं देखा था। इट द स्टोरीज दैट आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ टोल्ड मी। हालांकि उन्होंने इंडिया के बारे में कहती है कि फिर भी वह कहानियाँ जो हमारे फैमिली डॉक्टर यानी परिवार के डॉक्टर और उनकी पत्नी ने मुझे बताया था, यानी कि वो ये कहना चाह रही हैं कि भारत के बारे में उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से सुना था और उनकी वाइफ से सुना था, जो कि शायद इंडिया से बिलोंग करती थी। तो उसके भारत के बारे में उन्होंने सुना था, और जब कोई भारत के बारे में सुनता है तो भारत आने की इच्छा उसकी प्रबल हो जाती है। ये विश्वास मेरा भी है, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध रही है कि कोई भी व्यक्ति जब इस अजूबी संस्कृति, मतलब बिल्कुल अजूबा संस्कृति है हमारा, बिल्कुल डिफरेंट है, वर्ल्ड के सबसे अलग तरीके से हम जीते हैं, अनेकता में एकता हमारी पहचान है। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के बाद भी जिस संयम के साथ हम रहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के रिलीजियस कल्चर के बारे में, हिस्टोरिकल कल्चर के बारे में, वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, उसके बाद जो ऐतिहासिक जगह है, चाहे वो आगरा का ताजमहल हो, दिल्ली का लाल किला हो, या नालंदा विश्वविद्यालय हो, बिहार का राजगीर हो, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो लोगों को आकर्षित करती है। और ख़ास तौर से प्रकृति के जितना करीब हम हैं, ये दुनिया के दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलती है। लिहाजा क्या होता है ना कि लोग आकर्षित होते हैं जब भारत के बारे में सुनते हैं। तो यहाँ लेखिका कह रही है कि मेरे फैमिली डॉक्टर और उनकी पत्नी ने बहुत सारी कहानियाँ मुझे बताई थी। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक छोटी बच्ची थी। हैड ओवन देमसेल्व्स इनटू माय ग्रोइंग ड्रीम्स, वह मेरे परवान चढ़ते सपनों में खुद में पिरोने, मतलब जैसे जैसे अब लेखिका बड़ी होती जा रही थी तो उनकी जो वो कहानियाँ जो है उनको आकर्षित करती है, किसकी तरफ, भारत की ओर उनको वो कहानियाँ आकर्षित कर रही हैं। और कहती है एंड आई हैड लॉन्ग रीड एवरीथिंग दैट आई कुड फाइंड अबाउट दैट कंट्री। और उसके बाद उनको जब भी मौका मिला भारत के बारे में कहीं पढ़ने का, तो उन्होंने उस मौके को गवाया नहीं, यानी कि उसको उन्होंने, लेखिका कहती है कि मैंने कभी उसके बाद उस मौके को नहीं गवाया जो मुझे भारत के बारे में यानी उस देश के बारे में पढ़ने के लिए मिला। मैं सब कुछ पढ़ने के लिए तैयार रहती थी, हमेशा जो कुछ उसके बारे में मिली मैं उसको पढ़ती गई। From my father, I had learnt of it through Buddhism and the life history of the Lord Buddha। अब कहती हैं कि मैंने अपने पिताजी से सुना था बुद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में सुना था। और एक मैंने पहले ही कहा था कि चाहे हमारा रिलीजियस कल्चर हो या हमारा जोग्राफिकल कल्चर हो, ये सभी लोगों को आकर्षित करती हैं। तो ये बुद्धिज़्म के बारे में इन्होंने सुना था और भगवान बुद्ध के बारे में उन्होंने अपने पिताजी के बारे में सुना था। उनके जीवन इतिहास के बारे में उन्होंने पिताजी से काफ़ी कुछ सीख लिया था। और जाहिर सी बात है कि जब ऐसी चीज़ों को आप जानते हैं जो बिल्कुल नया होता है, आपके कल्चर से बिल्कुल मेल नहीं खाता है, तो आपकी जिज्ञासा जो है उस तरफ लगातार बढ़ती चली जाती है। अब दूसरे पैराग्राफ में हम आते हैं। दूसरे पैराग्राफ में कहती हैं द वेरी वर्ल्ड कलर रिमाइंड्स मी ऑफ द वेराइटी ऑफ यू दैट इज इंडियन लाइफ। भारतीय जीवन की वो विविध रंगे जो याद दिलाता है बहुत ही आरंभिक वास्तविकता को, एज वेरियस एज, उतना ही भिन्न जितना आवर ओन अमेरिकन ह्यूमन सेंस, हमारी अपनी अमेरिकी मानवीय रंगभूमि, इन काश्मीर वेयर द वाइट
ब्राह्मण क्या है यहाँ पे, बर्बरेन इन्वेडर्स फ्रॉम यूरोप लॉन्ग एगो पेनेट्रेटेड इंडिया। कश्मीर में जहाँ यूरोप से सफ़ेद बर्बर आक्रमणकारियों ने बहुत पहले भारत में प्रवेश किया था, द पीपुल आर ऑफन फेयर अबर्ड हेयर्ड ब्लू आइड वुमेन आर ब्यूटीज देयर। लोग अक्सर गोरे होते हैं, सुनहरे भूले रंग के बाल, नीली आंखें वाली महिलाएं जो होती है वो ब्यूटीज़ होती हैं, मतलब आकर्षक होती हैं। ए यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ रिसेंटली मैरिड अ कश्मीरी मैन। मेरे एक युवा भारतीय महिला मित्र ने हाल ही में एक कश्मीरी आदमी से विवाह किया। यानी कि वो कहती हैं कि उस कश्मीर की सुंदरता का वर्णन करती है जहाँ आक्रमणकारियों ने बहुत पहले प्रवेश कर लिया था, लेकिन क्या होता है कि वो वहाँ की खूबसूरती को वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। उनका मानना है कि वहाँ के लोगों के बाल जो होते हैं वो भूरे रंग के होते हैं, आंखें नीली होती हैं और बड़ी आकर्षक होती है। और उनकी एक महिला मित्र ने जो कि एक कश्मीरी आदमी से विवाह किया था, वो थॉट हिज हेयर इज़ डार्क हैज़ आइज ऑफ अ क्लियर ग्रीन। यद्यपि उसके बाल काले हैं, झील जैसी हरी आंखें। द स्किन कलर ऑफ द कश्मीरी इज़ लवली क्रीम। कश्मीरियों के त्वचे का रंग प्यारा सा दुधिया रंग का है। एंड द फीचर्स आर एज क्लासिक एज द ग्रीक। और जो उसकी मुख की आकृति होती है वो उतना ही सुंदर दिखता है जितना कि यूनानियों का, यानी कि उतना ही भोलापन उस चेहरे में उनको दिखाई देता है। बट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज बिलोंगिंग टू द क्यूकेशियन रेस। लेकिन भारत के सभी लोगों को कोकेशियन जाति, यानी कि गोरे रंग की एक प्रजाति है कोकेशियन, उसकी बात करते हैं कि कोकेशियन जाति के रूप में माना जाना चाहिए। वट एवर द कलर ऑफ द स्किन इज़ द साउथ। जो भी दक्षिण के लोगों के त्वचा का रंग है, थॉट इट बी एज ब्लैक एज एनी अफ्रीकन्स। हालांकि वह उतना ही काला है जितना कि अफ्रीकी। अब ये वर्णन में इन्होंने बहुत सारी बातें कही जो हमारे लिए, हम अपने देश के बारे में भी शायद इतना नहीं जानते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा अवसर नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत हम लोग भी सुनते हैं। तो वो पहले तो कश्मीरी लोगों की बात करते हैं, उसके बाद ये कहती हैं कि भारत के हर राज्य के नागरिक की बात की जाए अगर, तो सभी काफ़ी गोरे होते हैं और सभी को गोरा कहा जा सकता है सिवाय उनके जो दक्षिण भारतीय हैं, जो दक्षिण भारत में रहते हैं। उन लोगों को गोरा कहना थोड़ा सा न्यायोचित नहीं होगा क्योंकि उनके स्किन का कलर जो होता है वो उतना ही काला होता है जितना कि किनके कलर से मैच करता है, तो अफ्रीका के लोगों की कलर के समान होता है दक्षिण भारतीय का। चूँकि हम लोग भी इस बात को जानते हैं कि दक्षिण भारत में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, इसलिए वहाँ के लोगों का रंग जो होता है वो दूसरे जगह के लोगों के रंग की तुलना में थोड़ा सा डार्क होता है, वहाँ के लोग थोड़े काले होते हैं। अब तीसरे पैराग्राफ की तरफ आते हैं। इंडिया हैज़ एन अमेजिंग वे ऑफ अपीयरिंग अनएक्सपेक्टेडली इन अदर लाइफ। और भारत के पास दूसरों के जीवन में अप्रत्याशित रूप से ढालने का एक शानदार तरीका है। और भारत के पास एक काबिलियत क्या है कि दूसरे के जीवन में आप जितनी आशा नहीं करते हैं, यानी अप्रत्याशित जितनी आपकी अपेक्षा नहीं होती है, उससे ज़्यादा वो दूसरे के जीवन में ढलने के लिए तैयार होते हैं। एज़ फॉर एग्जांपल, जैसे कि उदाहरण के रूप में, टुडे इन द लाइफ ऑफ साउथ अफ्रीका, आज दक्षिण अफ्रीका के समाज में द इंडियंस मेक अ थर्ड ग्रुप बिटवीन द साउथ अफ्रीकन्स। भारतीय दक्षिण अफ्रीकी के बीच तीसरा सबसे बड़ा समूह बन बैठा है। एंड द ब्लैक एंड वाइट, और उसके बाद काले गोरे और फिर गोरे, एंड द ब्लैक एंड वाइट, और उसके बाद काले लोग और फिर गोरे लोग। फॉर दैट मैटर, इस विषय में, देयर वाज आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर, हमारे परिवार के भारतीय डॉक्टर थे। एंड वाई शुड देयर हैव बीन, और वहाँ ऐसा क्यों होना चाहिए। एंड इंडियन डॉक्टर इन अ चाइनीज़ पोर्ट टेंड एन अमेरिकन फैमिली, और एक चीनी बंदरगाह पर भारतीय डॉक्टर का अमेरिकी परिवार के प्रति झुकाव, ये उस व्यवहार की ओर दर्शाती हैं। कहती है कि एक ऐसा चीज़ हमने देखा कि भारतीय लोग किसी के जीवन में अप्रत्याशित ढंग से प्रवेश कर लेते हैं, यानी किसी के हृदय में जगह बनाने की काबिलियत भारतीय लोगों की बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे मेरे भारतीय डॉक्टर को ही देख लो कि चीन की बंदरगाह पर, यानी चीन के स्थान पर जहाँ मैं रह रही हूँ, मैं अमेरिकन परिवार से हूँ, वहाँ उस आदमी ने एक अमेरिकन परिवार के प्रति जो झुकाव दिखाया वो आकर्षित करता है। एंड rumors of Indian persist for they are a memorable people, dramatic and
पैशनेट एंड फाइंडिंग ड्रामेटिक लाइव्स। और भारतीयों की जनश्रुति का वर्चस्व है कि वो एक यादगार, नाटकीय और भावुक लोग हैं और नाटकीय जीवन की खोज में लगे हुए हैं। भारत के बारे में ये अफवाह है कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो भावुक होते हैं, नाटकीय होते हैं और नाटकीय जीवन की खोज में लगे हुए हैं, यानी कि एक ऐसी शक्ति की खोज में लगे रहते हैं जो अलौकिक है, यानी लौकिकता से उसका कोई संबंध नहीं होता है। अब हम लोग चौथे पैराग्राफ की तरफ आते हैं। यू सी हाउ इंडियन हैज़ अ वे ऑफ प्रिपेंटिंग ह्यूमन लाइफ। आप देखो कैसा भारत के पास में मानवीय जीवन बिखेरने का तरीका है, यानी भारत के पास यू सी हाउ इंडिया हैज़ अ वे ऑफ प्रिपेंटिंग ह्यूमन लाइफ, यानी मानव को जीवन जीने का जो तरीका है वो भारतीय लोगों से कुल मिलाकर सीखा जा सकता है। एंड कंसिडर्ड हाउ इंडिया हैज़ मैनेज्ड, और विचार करें कि भारत ने कैसे संभाला है, मेरली बाय मेंटेनिंग हर इंडिपेंडेंस, केवल अपनी आज़ादी को बरकरार रखते हुए, एंड यस और हाँ बाय प्रोडक्टिंग सुपीरियर इंडिविजुअल्स टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड इन दीज फ्यू शॉर्ट ईयर्स ऑफ फ्रीडम। आज़ादी के इन कुछ सालों में दुनिया को प्रभावित करने के लिए बेहतरीन व्यक्तियों का उत्पादन करके, आज़ादी के मतलब कुछ ही दिनों में भारत ने न सिर्फ अपनी आज़ादी की स्थिति को संभाला है बल्कि अपने बेहतरीन व्यक्तियों का उत्पादन करके, यानी दुनिया को ऐसे महापुरुषों से भेंट कराया है जिसकी खोज, जिसकी मांग और जिसका सम्मान दुनिया भर में किया जाता है। दे हैव पुट टू गुड यूज़ द बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश गेव एंड लेफ्ट। उन्होंने अंग्रेजी द्वारा दिए गए लाभों का अच्छा उपयोग किया है और फिर छोड़ भी दिया है। द नॉलेज ऑफ द वेस्ट, पश्चिमियों का ज्ञान, द प्योर एंड एक्सक्विजिटली uninitiated English tongue of men and women educated on both sides of the globe। दुनिया के दोनों किनारों पर शिक्षित पुरुषों और महिलाओं की शुद्ध और उत्कृष्ट अनुरूप अंग्रेजी भाषा। विटनेस नेहरू एंड विथ हिम अ होस्ट ऑफ मेन लर्निंग हाउ टू गवर्न। नेहरू और उसके साथ जो मेज़बान का समूह था वो सीख रहे थे कैसे शासन किया जाए। एंड द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वुमेन ऑफ इंडिया, और पहली संयुक्त राज्य की आम सभा की अध्यक्ष होने वाली भारत की एक महिला। एंड द मेन मैन इन चार्ज ऑफ द प्रिजनर एक्सचेंज इन कोरिया एंड इंडियन जनरल हु वन ट्रस्ट फ्रॉम ऑल, और कोरिया में कैदी विनिमय की प्रभारी एक भारतीय जनरल जिसने सभी का भरोसा जीता। कहते हैं कि भारत ने काफ़ी कम समय में अपनी जो उपलब्धि है, यानी अपनी जो क्षमता थी, इससे दुनिया को अवगत कराया है। यहाँ पे थोड़ा सा तो सस्पेंस मुझे ये बन रहा है कि जिस बुक की बात हम लोग कर रहे हैं, अगर वो 1931 में आई है तो ये उस बुक का हिस्सा कैसे है, क्योंकि लेखिका इसमें जिस चीज़ की बात कर रही है वो आज़ादी के बाद की घटना है। तो इस पर हम लोग फिर आगे देखते हैं कि ये क्या है, और आपको निश्चित रूप से बता दूंगा मैं कि ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि कुछ न कुछ गलत है बुक के माध्यम से। या तो ये बुक 1931 में नहीं आई है या फिर इन घटनाओं से ऐसा ही हो सकता है कि ये बुक 1931 में नहीं आई हो। तो खैर कोई बात नहीं, हम देखते हैं आगे। ये आपको स्पष्ट कर दूंगा वीडियो के अगले वीडियो में, ये स्पष्ट कर दूंगा कि ये बुक कब आई थी वास्तव में, या क्या बाद में बुक में इस चीज़ को जोड़ा गया था। उनके इस यात्रा वृत्तांत को क्या बाद में तो नहीं जोड़ा गया था, ये बात भी स्पष्ट कर दूंगा मैं। तो चलिए अभी यहाँ पर हम देखते हैं। क्या कहना है कि भारत ने अपनी प्रतिभा का लोहा दुनिया भर में काफ़ी कम समय में मनवा लिया था। चाहे आप बात करें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो आम सभा की अध्यक्ष थी, वो पहली अध्यक्ष महिला जो थी वो भारत से थी, या फिर आप दक्षिण कोरिया की बात करें तो कैदी विनिमय की प्रभारी एक भारतीय थी, भारतीय जनरल थी, और उसने सबका भरोसा कैसे इतने कम समय में जीत लिया था। इवन द ब्लस्टरिंग एंड एक्यूजेशन एट होम एंड अबोर्ड हैव नॉट चेंज द क्वाइट कॉन्फिडेंस ऑफ द न्यू इंडिया। यहाँ तक कि घर और विदेश में भी निराशाजनक और आरोपों ने नए भारत के शांत विश्वास को नहीं बदला। एंड दिस कॉन्फिडेंस फाउंडेड इन अनयील्डिंग आइडियलिज्म
परमीटर्स ऑफ वर्ल्ड लाइफ, कहते हैं कि जहाँ दुनिया भर में भारत की आलोचना होती रही, भारत के जो सोच है, जो भारत की संस्कृति है, उसकी आलोचना होती रही, लेकिन उस सब ने भी भारत के कॉन्फिडेंस को डिगाने का काम नहीं किया, यानी उससे भारत का आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं बदला और वो हमेशा अपने आत्मविश्वास पर अडिग रहा, अपने कल्चर को लेकर के अडिग रहा। और ये आत्मविश्वास जो है वो कभी भी विवादों में नहीं आया, एन एल्डिंग और आइडियलिज्म रहा ये, और उसने आशीर्वाद में स्थापित करके व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करने की स्थिति बना ली, यानी अपने कल्चर को किसी भी कंडीशन में भारत ने छोड़ना उचित नहीं समझा और इसी बदौलत भारत की एक अलग पहचान बनती रही। और ये अब तक आप जो शुरू के 5-4 पैराग्राफ में आपने पढ़े कि लेखिका भारत को किस नज़रिए से देख रही हैं, उनका दृष्टिकोण भारत के प्रति कितना बेहतर है, ये हमने देखा। और 5वें पैराग्राफ में आते हैं, इसका 5वें पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है वो एक क्वेश्चन से शुरू होता है, व्हाट डिड आई गो टू इंडिया टू सी, क्या भारत क्या देखने गई थी, भारत में मैं क्या देखने गई थी। लेखिका कहती हैं, अब आगे बताती हैं कि मैंने भारत के बारे में इतना कुछ सुन रखा था, इतना कुछ मेरे पास पहले से जानकारी थी और भारत के लोगों से मैं इतना प्रभावित थी, तो भारत में मैं क्या देखने गई थी। कहती है, नॉट द ताजमहल देखने के लिए मैं भारत नहीं गई थी जो ज़्यादातर लोग जाते हैं, ऑल्दो आई डिड सी इट एंड बाय मून लाइट, हालांकि मैंने चांदनी रात में इसे नहीं देखा था, जिसके बारे में सुना जाता है कि ताजमहल को अगर पूर्णिमा की रात में देखा जाए तो वो दूधिया रोशनी में बिल्कुल नहाया हुआ होता है और उसकी खूबसूरती जो है वो देखते ही बनती है, और चंद्रमा की ठंडक जो है उसकी खूबसूरती पर ऐसा लगता है जैसे कोई उसको दूध से नहला रहा हो। लेकिन ये खूबसूरती भी लेखिका को यहाँ खींच कर नहीं लाई थी, नॉट फतेहपुर सिकरी, और न ही फतेहपुर सिकरी का वो दरवाज़ा देखने के लिए यहाँ आई थी, ऑल डाउट आई डिड सी इट, जबकि मैं इसे देख ली थी, एंड नॉट द ग्लोरियस ऑफ एम्पायर इन न्यू दिल्ली, और न ही दिल्ली में साम्राज्य की महिमा देखने के लिए मैं आई थी। ग्लोरियस ऑफ एम्पायर यानी साम्राज्य की महिमा, यानी कि जो शासक हैं वो किस प्रकार से दिल्ली को चला रहे हैं वो भी देखने के लिए मैं नहीं आई थी। ऑल्दो आई डिड सी देम, जबकि मैं इसे देखी थी, मैंने इसको भी देखा था। आई वेंट टू इंडिया टू सी एंड लिसन टू 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज़ एंड द पेजेंट्स इन द विलेज। कहते मैं लोगों के उन 2 समूहों को देखने के लिए आई थी, शहरों में युवा बुद्धिजीवी और गांवों में किसानों को देखने और सुनने के लिए भारत आई थी। यानी भारत के 2 वर्ग, एक वर्ग जो शहरों में निवास करते हैं, जो युवा बुद्धिजीवी वर्ग हैं, और दूसरा वर्ग जो किसान के रूप में गाँव में बसते हैं, उन दोनों को देखने के लिए यहाँ आई थी, उनके दोनों के जीवन को समझने के लिए मैं यहाँ आई थी, ऐसा लेखिका कह रही हैं। These I met in the little rooms in the city, in little houses in the village. इन लोगों से मैं शहर के छोटे कमरे में, गांव के छोटे घरों में मिली। एंड आई हियर्ड देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम, और मैंने उन लोगों की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उनकी योजनाएं सुनी। चलिए यहाँ आकर के यह स्पष्ट हो जाता है कि ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही लिखी गई है, और उन्होंने भारत के लोगों से मिलने के बाद जो शहर में रह कर के आंदोलन कर रहे थे उन आंदोलनकारियों से भी बात की, और जो गांव के छोटे छोटे घरों में रह रहे थे उन लोगों की भी जो जिज्ञासा थी, उन लोगों का भी जो प्रभाव था, उन लोगों की भी जो विचारधारा थी, स्वतंत्रता प्राप्ति की जो उनकी योजनाएं थी, उसको मैंने सुना। ऑलरेडी द इंटेलेक्चुअल्स बिलीव दैट अनदर वर्ल्ड वार वाज इनविटेबल। पहले से ही बुद्धिजीवियों का मानना था कि एक और विश्व युद्ध अनिवार्य था। तो जो शहर के बुद्धिजीवी लोग थे वो इस बात को मान रहे थे कि एक और विश्व युद्ध जो है वो अनिवार्य है और शायद वो हो करके रहेगा। दे हैड बीन बिटरली डिसअपॉइंटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। वे प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत अधिक निराश थे भाई। व्हाट दे फेल्ट वर द ब्रोकन प्रोमिसेस ऑफ इंग्लैंड। जो वो महसूस कर रहे थे वो था इंग्लैंड द्वारा किया गया धोखेबाजी, यानी इंग्लैंड ने जो दगाबाजी की थी उससे जो भारत के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, इसलिए वो दूसरे विश्व युद्ध की तलाश कर रहे थे। द इंग्लिश दे डिक्लेयर्ड, अंग्रेज जो उन्होंने घोषित किया था, हैड नो रियल पर्पस टू रिस्टोर इंडिया टू द पीपल। भारत के लोगों को वापस लौटने का कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं था। आई कुड बिलीव इट, मैं इसे विश्वास कर सकती हूँ। प्रेस एज आई वॉज फ्रॉम चाइना, विभिन्न रूप से मैं चीन से थी। वेयर द पीरियड ऑफ पीपल्स tutelage seemed
इंडलेस एंड सेल्फ गवर्नमेंट फर्दर ऑफ एवरी ईयर, जहाँ पीपल्स ट्यूटलेज की शासन अवधि अंतहीन लगती है और स्वशासन व्यवस्था हर साल बढ़ती रहती है। यानी आज भी अगर आप इंग्लैंड की देखें तो वहाँ की जो शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था है वो आपको देख करके एक बात तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत हद तक एक ऐसे लोकतंत्र को स्वीकार कर रहे हैं जहाँ का जो शासन होता है पीपल्स टोटलेज का शासन उस समय भी अंतहीन लगता था। यानी एक पार्टी का शासन था, एक व्यक्ति का शासन था जो हर साल अपने आप बढ़ जाता था और उसका समापन कभी शायद संभव नहीं था। ये लेखिका ने इंग्लैंड में देखा था, इसलिए वो भारत के लोगों की बात पर विश्वास कर सकते थे। व्हेन यू आर रेडी फॉर इंडिपेंडेंस, जब आप स्वतंत्रता के लिए तैयार होते हैं। कॉन्क्यूरेटर्स हैव ऑलवेज सेड टू देयर सब्जेक्ट्स एटसेट्राज, विजेताओं ने हमेशा अपनी प्रजा को वगैरह वगैरह आश्वासन दिया है। बट हु इज़ टू डिसाइड व्हेन दैट मोमेंट कम्स, लेकिन वो कौन है जो निर्धारित करे वो क्षण कब आएगा। एंड हाउ कैन अ पीपल लर्न टू गवर्न देमसेल्फ एक्सेप्ट बाय डूइंग इट, और लोग इसे करने के अलावा खुद को कैसे शासित करना सीख सकते हैं। सो द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया वर रेस्टलेस एंड एम्बिटर्ड, इसलिए भारत के बुद्धिजीवी छटपटाहट और उलझन में थे। एंड आई सेट थ्रो आवर्स वाचिंग देयर फ्लैशिंग डार्क आइज एंड हियरिंग द एंडलेस फ्लो ऑफ लैंग्वेज, और मैं उनके चमकते काले आंखों को घंटों बैठकर देखती थी और भाषा के अंतहीन प्रवाह को सुनती रही। द फॉसेट प्रेस्ड इंग्लिश इनटू विच दे पाउर्ड देयर फीलिंग्स, अति शुद्ध अंग्रेजी जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया। अब यहाँ पे जो वो कह रही हैं कि वो एक ऐसी, मतलब मैं भारत में थी, मुझे अपेक्षा भी नहीं थी कि ऐसे शुद्ध भाषा, इतनी शुद्ध अंग्रेजी में लोग यहाँ के बात करते होंगे, लेकिन मैंने यहाँ वही देखा कि भारत के लोग बोलते थे घंटों और मैं उनकी भावनाओं को, उनकी विचारधाराओं को लगातार बैठ करके सुनती रहती थी। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ देखने के लिए मिली। जो भारत में मैंने महसूस किया वो एक अद्भुत था, वो विचारधारा बड़ी ही अद्भुत थी और लोग घंटों बैठ करके अपनी भावनाओं को मेरे साथ बांट लिया करते थे। छठे पैराग्राफ की तरफ हम लोग आते हैं। द प्लान देन वाज दैट व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक, तब योजना यह थी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होगा इंडिया वुड रिबल इमीडिएटली अगेंस्ट इंग्लैंड एंड कंपेल हर, भारत इंग्लैंड के खिलाफ तुरंत विद्रोह करेगा और उसे मजबूर कर देगा। बाय दिस कॉम्प्लिकेशन टू सेट हर फ्री, इस पेचीदगी से उसे मुक्त कराना है। दे वुड नॉट बी फोर्स्ड एज दे डिक्लेयर्ड दे हैड बीन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार टू फाइट एट इंग्लैंड्स कमांड, उन्हें मजबूर नहीं किया जाएगा क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी कि वो इंग्लैंड के आदेश पर लड़ने के लिए पहले विश्व युद्ध में साथ थे। और उसके बाद चूंकि पहले विश्व युद्ध में भारत इंग्लैंड की तरफ से लड़ा था तो उनको यह आशा थी कि उन्हें मजबूर दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए नहीं किया जाएगा। और उस समय अगर भारत इंग्लैंड का विरोध कर दे, विद्रोह कर दे, तो इंग्लैंड मजबूरी में भारत को फ्री करने के लिए विवश हो जाएगा। ये भारत की तब की योजना थी, भारतीय लोगों की उस समय की योजना थी। और साथ में पैराग्राफ में एंड देन आई आस्क्ड, और तब मैंने पूछा। लेखिका कहती है कि जब मैंने इस योजना के बारे में सुना कि क्या करना है तब मैंने लोगों से पूछा। और क्या पूछिए, पैराग्राफ 8 में करते हैं। एंड देन यंग इंडिया सेड प्राउडली, और फिर युवा भारत ने गर्व से कहा, वी विल आवरसेल्व्स डिसाइड वेदर वी विश टू फाइट एट इंग्लैंड साइड और अगेंस्ट हर, हम लोग खुद तय करेंगे कि हम इंग्लैंड के पक्ष में लड़ेंगे या उसके खिलाफ। ये युवा भारत की सोच थी कि इंग्लैंड हमें बाध्य नहीं कर सकता अपने तरफ से लड़ने के लिए, ये निर्णय हमारा अपना होगा और हम ही तय करेंगे कि हमको किसकी तरफ से लड़ना है। नाइन्थ पैराग्राफ में हम लोग आते हैं। नाइन्थ पैराग्राफ में क्या देखते हैं, व्हाट दे डिड नॉट रिकॉन ऑन व्हेन द टाइम केम वाज द सेवेजरी ऑफ नजीम एंड द एग्रेशंस ऑफ जापान इन एशिया, जब समय आया वे जो बात पे शामिल नहीं हो पाए वो नाजीवाद की क्रूरता और एशिया में जापान का अतिक्रमण था।
मतलब भारत उन चीज़ों में शामिल नहीं हो पाया, जैसे कहा गया यहाँ पे कि नाजीवाद की क्रूरता और एशिया के विभिन्न राष्ट्रों पर जो जापान अतिक्रमण कर रहा था यानी उस पर कब्जा कर रहा था, उसमें वो शामिल नहीं हो पाए। व्हेन दे perceived that they must choose between the Axis and the English, they choose the English, aware that in spite of many injustices they were choosing between barbarism and civilization। जब उन्हें लगा कि उन्हें समझौता और अंग्रेज़ों के बीच चयन करना होगा तो उन्होंने अंग्रेज़ों को चुना, ये जानने के बावजूद कि वे कई अन्याय, बर्बरता और सभ्यता के बीच चयन कर रहे थे। यानी जब भारत को समझौता करने की बारी आई या अंग्रेज़ को चुनने की बारी आई तो भारत ने अंग्रेज़ों को चुना, ये जानते हुए भी कि कई अन्याय, बहुत प्रकार के बार्बरिज्म थे और बर्बरता और सभ्यता के बीच वो चयन कर रहे थे, तो उन्होंने सभ्यता को चुनना पसंद किया बर्बरता से दूरी बनाने के लिए। और फिर कहते हैं दे पोस्टपोन्डेड देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम, और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी योजना जो है वो स्थगित कर दी। गांधी मीन वाइल डूइंग हिज वर्क विद इन हिज ओन कंट्री अंटिल द वार वाज ओवर। इस बीच गांधी युद्ध के खत्म होने तक अपने देश में अपना काम कर रहे थे। एंड बाय देन द वेस्ट माइंड्स इन इंग्लैंड अंडरस्टैंडिंग द न्यू वर्ल्ड returned India to her people in spite of all opposition from Englishmen and others who did not have sufficient understanding of Asia to know what wisdom was। और तब तक इंग्लैंड के बुद्धिमान जो लोग थे, जो बुद्धिमान जनसमूह था, नई दुनिया को समझकर अंग्रेज़ों और अन्य लोगों के सभी विपक्ष के बावजूद जिनके पास एशिया की पर्याप्त समझ नहीं थी, यह जानने के लिए कि अक्लमंदी क्या थी, भारत को उनके लोगों के पास लौटा दिया। नॉट इवन Churchill's prophecy of a bloodbath partly fulfilled at that could prevent the inevitable। चर्चिल की रक्त स्नान की भविष्यवाणी भी जो आंशिक रूप से पूरा हुआ, भारतीय स्वतंत्रता को रोक नहीं सका। विंस्टन चर्चिल ने एक भविष्यवाणी की थी कि अगर भारत आज़ाद होगा तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय आंशिक रूप से हुआ भी था, फिर भी भारत को आज़ाद होने से नहीं रोक सका। और विंस्टन चर्चिल जो है वो कहते हैं कि 30 नवंबर 1874 को विंस्टन चर्चिल का जन्म हुआ था और 24 जनवरी 1965 को इनकी डेथ हुई थी। जो इंग्लैंड के एक राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था सन 1940-45 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री यही थे, चर्चिल ही थे। एक बहुत ही फेमस कूटनीतिज्ञ थे, एक बहुत ही अच्छे स्पोक पर्सन भी थे। वो उससे पहले सेना में अधिकारी भी रह चुके थे। एक हिस्ट्री राइटर भी थे, हिस्ट्री भी लिखते थे, एक पोएट भी थे, एक ऑथर भी थे और आर्टिस्ट भी थे। और इंग्लैंड के एकमात्र ऐसे ये प्राइम मिनिस्टर थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। जब इनका कार्यकाल था, आर्मी के रूप में ये काम कर रहे थे, तो इन्होंने इंडिया, सूडान के बारे में अपना जौहर दिखाया था। दूसरे विश्व युद्ध में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने युद्ध संवाददाता के रूप में काफ़ी इनको ख्याति प्राप्त हुई थी, काफ़ी पॉपुलर हुए थे, फेमस हुए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इन्होंने ब्रिटिश सेना में अहम जिम्मेदारी निभाई थी और एक पॉलिटिशियन के रूप में इन्होंने कई पदों पर भी कार्य किया था। विश्व युद्ध से पहले वे गृह मंत्रालय में व्यापार बोर्ड में अध्यक्ष रहे थे, यानी होम मिनिस्ट्री के जो इकोनॉमिकल बोर्ड थे उसके ये प्रेसिडेंट रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान वे लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी बने रहे। युद्ध के बाद उन्हें शस्त्र भंडार का मंत्री बनाया गया था। 10 मई 1940 को उन्हें यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्हें पूरी उनकी दूरी राष्ट्रों के खिलाफ लड़ाई, जितनी लड़ाई उन्होंने लड़ी वो सभी जीती। एक बहुत बड़े स्पोक पर्सन थे। तो चर्चिल ने पहले ही भविष्यवाणी की थी। चर्चिल यानी कि आप समझ गए होंगे चर्चिल के बारे में, जो 1940 से 45 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये अंग्रेजी सेना के एक नायक थे और इंग्लैंड के लिए लड़ रहे थे। तो उन्होंने ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि अगर भारत स्वतंत्र होता है तो खून की नदियाँ बहेंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विंस्टन चर्चिल की ये भविष्यवाणी, हालांकि आज के दृष्टिकोण से हम देखें तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक आंशिक रूप से, पूर्णतया तो नहीं लेकिन सत्य हुई। जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान बहुत सारी
रक्त की धाराएं बही, और वो एक दाग, एक अभिशाप आज भी भारत के माथे पर लगा हुआ है कि हम अपनी आज़ादी को संभाल नहीं पाए तत्काल। इंडिया हैड वेटेड एज लॉन्ग एज द कोर्ट, भारत ने इंतजार किया जितना वह कर सकती थी, एंड peasant and intellectual were on the same side in that old invincible combination। और किसान और बुद्धिजीवी बिल्कुल उसी पुराने अखंडता के संयोजक के पक्ष में थे। It was Gandhi's strength that made him know very early that both peasant and intellectual must be won to work together for their country। यह गांधी जी की ही ताकत थी जिसे उन्हें बहुत जल्द आभास करा दिया कि किसान और बुद्धिजीवी दोनों को अपने देश के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है, और इसके लिए ही उनको प्रेरित किया जाना चाहिए। अगर दो वर्गों में बट करके भारत लड़ेगा तो शायद इसकी स्वतंत्रता पॉसिबल नहीं है। हिज होल्ड वाज इक्वली स्ट्रांग अपॉन बोथ एंड सो ही अचीव्ड हिज एंड विदाउट वार। उनकी पकड़ दोनों पर समान रूप से मजबूत थी और इसलिए उन्होंने युद्ध के बिना ही अपने मकसद को हासिल कर लिया। परहैप्स वी अमेरिकन्स डू नॉट एट फुल्ली अंडरस्टैंड द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैज़ टू टीच इन दिस विनिंग हर फ्रीडम। शायद हम अमेरिकी अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं जो पाठ भारत अपने आज़ादी प्राप्ति के माध्यम से सीखना चाहा है। बिसाइड्स सर माइटी ट्रिम्फ ऑफ ब्लडिस रिवोल्यूशन आवर वार ऑफ इंडिपेंडेंस श्रिंक्स इन साइज एंड कॉन्सेप्ट। एक खूनी क्रांति की उसकी शक्तिशाली जीत के बावजूद हमारे स्वतंत्रता के युद्ध आकार और अवधारणा में कम हो जाती है। कहते हैं कि हम अमेरिकी लोग इस बात को आज तक नहीं सीख पाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति कैसे करनी है, जो भारत ने सिखाया। बिना किसी भी प्रकार का खून खराबा किए अहिंसा से कैसे प्राप्ति की जा सकती है स्वतंत्रता को। हालांकि भारत बंटवारे के बाद जो हुआ वो एक युद्ध की ही का ही प्रभाव कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी हमें जो युद्ध लड़ना पड़ा, हमने जो किया वो उसके सामने में काफ़ी कम था, काफ़ी छोटा था। लेकिन उसका भारत का जो तरीका है, ये भारत की प्रशंसा में करेगी, लेकिन जो भारत का जो तरीका था वो सीखने की हमें ज़रूरत थी। इंडिया हैज़ टॉट ह्यूमैनिटी अ लेसन, भारत ने मानवता को एक सबक सिखाया। एंड इट इज़ टू आवर पेरिल इफ़ वी डू नॉट लर्न इट, और ये हमारी नादानी है अगर हम इसे नहीं सीखते हैं। द लेसन, वह पार्ट दैट वार एंड किलिंग अचीव नथिंग बट लॉस, कि युद्ध और नरसंहार से कुछ भी हासिल नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है, नुकसान ही करती है। युद्ध जब भी करती है तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान करती है, नथिंग बट लॉस। एंड दैट अ नोबल एंड इज एश्योर्ड ओनली इफ द मीन्स टू अटेन इट आर ऑफ पीस विद इट एंड ऑल्सो नोबल। और यह कि एक महान अंत जो होता है, ग्रेट एंड जो होता है, केवल तभी आश्वासन दिया जाता है जब इसे प्राप्त करने के साधन शांति और साथ ही साथ भद्रता भी हो। तो भारत का जो ये तरीका था ये निश्चित रूप से लेखिका को काफ़ी प्रभावित करता है। लड़ाई का तरीका यानी जीतने का जो तरीका भारत का है वो लेखिका को काफ़ी हद तक प्रभावित करता दिखाई देता है। द रियल इंडिक्टमेंट अगेंस्ट कॉलोनिज्म हाउएवर वाज टू बी फाउंड इन द विलेज ऑफ इंडिया। उपनिवेशवाद के खिलाफ असली आरोप हालांकि भारतीय गांवों में पाया जाता है। यानी उपनिवेशवाद ने भारतीय गांव को बहुत हद तक निशाना बनाया और उसका दंश भी भारतीय गांवों को ज़्यादा ही झेलना पड़ा। देयर वाज रोड एट द टॉप टू, सरन जो है जो बीमारी थी वो शीर्ष पर थी यानी अपनी ऊंचाई पर थी। इन द थाउजेंड्स ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल्स ट्रेंड इन इंग्लिश स्कूल फॉर जॉब्स दैट डिड नॉट एक्सिस्ट एक्सेप्ट इन द लिमिटेड सिविल सर्विस। अंग्रेजी स्कूल में प्रशिक्षित हजारों युवा बौद्धिकों को नौकरियों के लिए प्रशिक्षित किया गया था जो सीमित सिविल सेवा को छोड़कर अस्तित्व में नहीं था। यानी जो नौकरी दी जाती थी वो बहुत ही सीमित था उसका दायरा, वो सिविल सेवा के अलावा और दूसरी चीज़ों में नहीं मिलता था। द टाउन्स एंड सिटीज़ वर फोदरिंग विद अनहैप्पी यंग मेन कल्चर्ड एंड वेल एजुकेटेड। कस्बों और शहरों का शहर दुखी युवा और शिक्षित शिष्टवान पुरुषों से भरा हुआ था। वो कुड फाइंड नो जॉब्स एंड वर नॉट अलाउड बाय द ओल्ड सुपर स्ट्रक्चर ऑफ एम्पायर टू क्रिएट देम। जो नौकरी नहीं पा सकते थे ऐसे लोगों की भरमार थी जो शिक्षित तो थे लेकिन उन्हें नौकरी नहीं पा सकते थे और पुराने राजा महाराजाओं द्वारा बनाए गए बुलंद दीवार उसे इसकी अनुमति नहीं देती थी। बट द रियल प्रूफ ऑफ इविल आई से अगेन वाज इन द मिसरेबल विलेज। लेकिन बुराइयों का वास्तविक सबूत फिर भी मैं कहती हूँ दुखी गाँव में थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड सीन पॉवर्टी इनफ इन चाइना
It when I saw the Indian village, I know that the Chinese peasant was rich in comparison. मुझे ऐसा लगता था कि जो वास्तव में गरीबी है वो कहीं अगर है तो वो चाइना में है, भूखमरी कहीं है तो वो चाइना में है, लेकिन जब मैंने भारत के गांवों को देखा तो मेरा भ्रम जो है वो टूट गया। यानी मैं बिल्कुल ही इस बात से, अपने ही बात से मैं बिल्कुल ही पलट गई। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, भारत की गरीबी जो है वो चाइना की तुलना में बहुत अधिक है। और कहती है आई नो दैट द चाइनीज़ पीजेंट वाज रिच इन कंपेरिजन, और मैंने महसूस किया कि भारतीय किसान की तुलना में जो है चीन की किसान जो है वो अधिक समृद्ध है। ओनली द रशियन पीजेंट, सिर्फ रशियन किसान, आई हैड सीन ईयर्स बिफोर, मैंने देखा था सालों पहले, कुड कंपेयर विद द इंडियन विलेजर्स, कि सिर्फ रसिया के ग्रामवासियों से तुलना भारतीय किसानों का किया जा सकता है। ऑल डाउट दैट रशियन वाज अ वेरी डिफरेंट क्रिएचर्स एंड इंफीरियर इन मेनी वेज, हालांकि वे रूसी लोग एक बहुत ही अलग प्राणी थे और कई मामलों में बहुत ही घटिया थे। फॉर द इंडियन पीजेंट वाज लाइक द चाइनीज इन बीइंग अ पर्सन इनेटली सिविलाइज्ड, भारतीय किसान सहज रूप से एक व्यक्ति के रूप में सभ्य होने के नाते चीन की तरह ही थे, यानी चीन के लोगों की तरह ही भारतीय लोग भी सभ्य थे और समृद्ध भी थे। द मैटरिंग कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन फैमिली लाइफ एंड प्रोफाउंड philosophical religions had shaped his mind and soul, even though he could not read and write। एक संगठित मानव परिवार के जीवन और एक बहुत ही डीपली जो फिलोसफिकल यानी दार्शनिक धर्म की परिपक्वता जो होती है, मैच्योरिटी जो होती है, संस्कृति ने उसके दिमाग और आत्मा को आकार दिया था। यानी भले ही वो पढ़ और लिख नहीं सकते थे भारत के लोग, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग थे मेंटली, इस बात को लेकर के, इस चीज़ का उनके अंदर एक बड़ा ही अलग प्रकार का, अलग किस्म का आभास होता था कि वो बहुत ही समृद्ध थे। खासतौर से अपनी संस्कृति को लेकर के उनकी आत्मा पहले से ही बहुत मजबूत थी। जो पढ़ लिख नहीं सकते थे वो भी अपने रिलीजन, अपने कल्चर को लेकर के काफ़ी सजग थे, ऐसा लेखिका का कहना है। एंड द चिल्ड्रेन, और बच्चे, द लिटिल चिल्ड्रेन ऑफ द इंडियन विलेज, भारतीय गांव के नन्हे बच्चे, हाउ दे टोर माई हार्ट, किस तरह उसने मेरे दिल को छलनी कर दिया। एट माई हार्ट, कहते हैं कि हाउ दे टोर माई हार्ट, किस प्रकार से उन्होंने मेरे दिल को छलनी कर दिया, मतलब इतना प्रभावित किया। थिन बिग वैलिड, फूला हुआ पेट, यानी जो एक कुपोषण के दौरान एक बीमारी होती है जिसमें पेट काफ़ी निकल जाता है और शरीर के बाकी हिस्से काले हो जाते हैं। एंड ऑल विथ ह्यूज सैड डार्क आइज, और उसकी बड़ी बड़ी उदास काली आंखें जो अंदर की तरफ धसी हुई थी। आई वंडर्ड दैट, मुझे आश्चर्य होता है कि एनी इंग्लिश मैन कुड लुक एट देम, कोई भी अंग्रेज लोग उस लोगों की तरफ देखे, एंड नॉट एक्सेस हिमसेल्फ, पर खुद को दोष न दे। 300 years of English occupation and rule, and could there be children like this, अंग्रेजी कब्जे और शासन के 300 साल, और क्या इस तरह के बच्चे हो सकते हैं। यानी 300 साल अंग्रेजी शासन हुकूमत का यहाँ पर रहा, लेकिन क्या हुआ, मतलब क्या मिला यहाँ के लोगों को, तो ये आप उन बच्चों को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि उन लोगों ने पूरी तरह से छलावा किया भारत के साथ, और इस प्रकार से कुपोषित बच्चे, तो इसका सारा श्रेय किसी को अगर जाता है, इसके लिए कोई जिम्मेवार हो सकता है तो वो अंग्रेजी शासन है, ऐसा लेखिका कहना चाहती हैं कि उनको देख करके उनका हृदय जो है वो द्रवित हो जाता है, छलनी हो जाता है। यस, एंड मिलियंस ऑफ देम, हाँ लाखों ऐसे ही बच्चे उनमें से। एंड द फाइनल डिक्टिम श्योरली वाज दैट द लाइफ स्पैन इन इंडिया वाज ओनली 27 years, और अंतिम अभियोग निश्चित रूप से था कि भारत में अंग्रेजी शासनकाल में जीवन काल केवल 27 वर्ष था, 27 years, 27 पर। नो वंडर दैन दैट लाइफ वाज हैस्टेड दैट अ मैन मैरिड वेरी यंग सो दैट देयर कुड बी चिल्ड्रेन एज मेनी एज पॉसिबल बिफोर ही डाइड। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जीवन जल्दी शुरू हो गया था। एक आदमी बहुत ही छोटी सी उम्र में शादी कर रहा था ताकि वो मरने से पहले जितना संभव हो सके बच्चा पैदा कर सके। ये अब भारत की व्यवस्था को लिख रही है गति कि भारत में लोग शादी इसलिए कर रहे थे कि वो उसकी जो डेथ हो उससे पहले उसके बहुत सारे बच्चे हों, और बच्चे इसलिए नहीं हो कि उसको पढ़ा लिखा के बहुत शिक्षित करना है, बच्चे इसलिए हो कि कल को वो भारत की आज़ादी में इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। आई लव इंग्लैंड, में इंग्लैंड से प्यार करती थी। रिमेंबरिंग ऑल द हैप्पी जर्नीज देयर, वहाँ की गई सभी यात्राएं, जो जर्नीज़ मैंने की थी उस सभी यात्राओं के आधार पर आनंददायक
वो रही थी यात्रा, उसको मैं याद करूँ। बट इन इंडिया आई सॉ एन इंग्लैंड आई डिड नॉट नो, लेकिन भारत में मैंने एक इंग्लैंड को देखा जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। एंड आई वॉज फोर्स्ड टू सी दैट इफ़ ही इंग्लिश इन मैनी वेज द फिनिश्ड पीपल ऑफ अर्थ, अ पीपल हु blaze the way for all of us to achieve the right of men to rule themselves in colonialism could so corrupt even these, then indeed none of us could dare to become the rulers of empire। और मुझे यह देखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अगर अंग्रेज़ कई मामलों में सबसे बेहतरीन लोग थे, वो लोग हम सभी को शासन करने के लिए पुरुषों के अधिकार को हासिल करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि उपनिवेशवाद इन्हें भी भ्रष्ट कर सकता है तो वास्तव में हम में से कोई भी साम्राज्य के शासक बनने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। तो लेखिका कहती है कि मैंने एक ऐसे इंग्लैंड को देखा था जो सभ्यता के द्वार पर खड़ा दिखाई देता है, लेकिन आज मैंने जिस इंग्लैंड को देखा वो एक अलग किस्म का इंग्लैंड था। जिस इंग्लैंड को मैंने भारत में देखा, जिसने 300 वर्षों तक शासन करने के बाद भी यहाँ के बच्चों को कुपोषण का शिकार बनाया, इन्हीं एक इंग्लैंड का एक ऐसा, इंग्लिश का एक ऐसा चरित्र मैंने यहाँ पर देखा जिसकी कल्पना मैं नहीं कर रही थी या जिसको मैं देखना नहीं चाह रही थी। एक ऐसे इंग्लैंड को मैंने भारत में देखा, और उसको देखने के बाद कि कोई भी ये जब देखता है ये स्थिति, तो कोई भी शासनाधिकारी बनने के बारे में नहीं सोच सकता है, ऐसा लेखिका का मानना है। तो बच्चों, इससे आगे का पार्ट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।